क्या क्रैश के पहले प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे? हां, नहीं या पता नहीं। क्या गर्मी बढ़ने से प्लेन के इंजन ने काम करना बंद कर दिया? हां, नहीं या पता नहीं। क्या पायलट से कोई गलती हुई थी? हां, नहीं या पता नहीं। क्या कोई पक्षी टकराने से प्लेन क्रैश हुआ? हां, नहीं या पता नहीं। क्या प्लेन के साथ कोई सैबोटाज हुआ? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी होंगे। जवाब यस और नो में चाहिए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। और इसी बीच ब्लैक बॉक्स मिल गया है। जांच भी शुरू हो गई है। ब्लैक बॉक्स वाली जांच रिपोर्ट आने में 3 महीने तक लग सकते हैं। एक जांच हमने भी की। हमने अलग अलग सिविल एविएशन एक्सपर्ट, पायलट्स और एरोनॉटिक्स इंजीनियर से बात की है। आपके जिस सवाल का जितना जवाब पॉसिबल है उतना हम आपको बताते हैं, ताकि आपको रियल बात पता चले, कोई अनुमान ना लगाना पड़े। क्रैश प्लेन के ब्लैक बॉक्स में क्या मिला? ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग शुरू हो चुकी है। पिछले 24 घंटे से ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है। That this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 10 मेन सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। क्या एयर इंडिया का जहाज पायलट की गलती से क्रैश हुआ? क्या एयर इंडिया के प्लेन से एक साथ 2 बड़े पक्षी टकराए? क्या बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए? क्या बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचा? क्या फ्यूल में मिलावट के कारण हुआ प्लेन क्रैश? क्या ड्रीम लाइनर प्लेन के साथ किसी तरह का सैबोटेज हुआ? क्या बोइंग 787 का सिस्टम समय पर अलर्ट नहीं दे पाया? क्या एयर इंडिया के प्लेन में पहले से कोई टेक्निकल फॉल्ट था? क्या दोपहर के वक्त रनवे गर्म हो जाने से एक्सीडेंट हुआ? क्या ड्रीम लाइनर बनाने वाली बोइंग कंपनी कुछ छिपा रही है? यस और नो, हां या ना? जवाब क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की जांच हो रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अब तक क्या बताया है? मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 इंपॉर्टेंट जानकारियां दी गई हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था। प्लेन मैक्सिमम 650 मीटर की ऊंचाई पर गया और रनवे से 2 किलोमीटर दूर जाकर क्रैश हो गया। केंद्र सरकार ने एक इंटर डिपार्टमेंटल प्रोब कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन करेंगे। होम सेक्रेटरी के अलावा सिविल एविएशन सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी, गुजरात का गृह विभाग, गुजरात SDMA, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर, एयरफोर्स, BSAS, DGCA, फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय यानी DFSS के अलावा IB के स्पेशल डायरेक्टर भी जांच कमेटी में शामिल किए गए हैं। जांच कमेटी में IB यानी खुफिया विभाग के स्पेशल डायरेक्टर के होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसमें साजिश और सैबोटेज के एंगल से भी जांच होगी। फिलहाल अहमदाबाद के मेघानी नगर क्रैश साइट से प्लेन का मलबा साफ किया जा रहा है। क्रैश प्लेन के टेल से निकाला गया ब्लैक बॉक्स एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के कब्जे में है। ब्लैक बॉक्स किसी भी प्लेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसमें फ्लाइट का पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं। एक में पूरी फ्लाइट का डेटा स्टोर होता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC टावर के साथ हुई बातचीत रिकॉर्ड होती है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल ने टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ATC को मे डे का मैसेज रिले किया था। पायलट ने कहा था, मे डे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। यानी प्लेन को ऊपर उठाने के लिए इंजन से जितनी ताकत मिलनी चाहिए थी उतनी पावर नहीं मिल रही थी। 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने ATC को, अहमदाबाद ATC को उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान
हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट इन दो वीडियो को बड़े गौर से देख रहे हैं, रिवाइंड करके इसका एक एक फ्रेम देख रहे हैं। टेक ऑफ और क्रैश के बीच क्या हुआ था, ये उसका बहुत बड़ा सबूत है। इनमें से एक सीसीटीवी वीडियो है, दूसरा मोबाइल फोन से बनाया गया वीडियो है। आप भी देखिए, इस वीडियो में प्लेन का नोज ऊपर दिख रहा है, यानी पायलट प्लेन को ऊपर ले जाना चाहता था, लेकिन विमान नीचे आ रहा है। पायलट ने विमान को रनवे से सक्सेसफुली टेक ऑफ कराया था। टेक ऑफ के ठीक बाद पायलट ने एटीसी को मैसेज रिले किया था। 2 किलोमीटर दूर मेधानी नगर कस्बे में प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने एविएशन एक्सपर्ट से बात की, हमने कमर्शियल पायलट से बात की, एरोनॉटिकल इंजीनियर से बात की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी क्या कह रहे हैं। रूढ़ी सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो खुद भी प्लेन उड़ाते हैं, अभी भी पायलट का ही काम करते हैं। आज हर विमान में 2 इंजन होता है। एक इंजन अगर ठीक हो तो आपके उस पूरे यात्रा को समाप्त करके आपको घर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। दूसरे इंजन की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया भर में आपके हमारे विश्वास के लिए 2 इंजन रखे जाते हैं और दोनों साथ चलते हैं, ताकि अगर एक इंजन किसी परिस्थिति में खराब हुआ तो दूसरे इंजन में इतनी ताकत है कि पूरी यात्रा समाप्त करके ले आए। उदाहरण स्वरूप अटलांटिक के ऊपर पहले 4 इंजन वाला 747 जाता था। मानना था कि एक खराब होगा महासागर पर तो दूसरा ऑन कर लेंगे, दूसरा खराब होगा तो 2 से चला लेंगे। अब ट्रांस अटलांटिक में भी जो भी बड़े विमान है, चाहे 777 हो या 787 हो, ये सब में मात्र 2 इंजन है। और ये मान करके जो लोगों ने मैन्युफैक्चर किया कि एक इंजन से भी हम अरब सागर या प्रशांत सागर पार कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि एक इंजन भी विमान में पर्याप्त है और एक इंजन पर वो तमाम चीजें की जा सकती हैं जो 2 इंजन पर विमान में होता है। देखिए, एक इंजन फेल करेगा तो उसका भी प्रावधान बना हुआ है, जहाज तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। उसके लिए पूरा प्रोसीडियर है। हम लोग जब सिम में इस अनुभव को प्रैक्टिस करते हैं तो इंजन फेलियर तो बार बार कराते हैं। जब इंजन फेलियर होगा तो थोड़ा सा जहाज दाएं या बाएं, थोड़ा सा दूर से भी इम्बैलेंस दिखता है। विंड कंडीशंस नॉर्मल हुआ तो बहुत कम दिखेगा, और थोड़ा भी विंड वगैरह ज़्यादा रहा तो आपको एक इंजन बंद हो गया और एक इंजन का थ्रस्ट ज़्यादा है तो जहाज बाएं तरफ घूमेगा। उसको आप एडजस्ट करेंगे, ट्रिम करेंगे, एडजस्ट करेंगे और रोटेट करेंगे, थोड़ा रेट ऑफ क्लाइंब कम होगा, वो दिख जाता है। यहाँ जहाज बिल्कुल सामान्य रूप से उठा है, उसके बाद ऐसे ससरने लगा है नीचे। इट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन एट अ ग्लाइड एंड देन इट हैज ग्रेजुअली गॉन एंड हिट। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे से एकदम सही उड़ा था। टेक ऑफ के समय उसके डैने एकदम बैलेंस थे, हवा में विमान ने झटका भी नहीं खाया। मतलब ये कि विमान के दोनों इंजन सही काम कर रहे थे। टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन में एक साथ खराबी आ जाने की संभावना बहुत कम है। तो सवाल है कि विमान नीचे क्यों आ गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का जो लास्ट वीडियो अवेलेबल है, उसमें 650 मीटर की हाइट पर भी उसके चक्के बाहर दिख रहे हैं। ऐसा आमतौर पर नहीं होता। टेक ऑफ के फौरन बाद प्लेन का पायलट सबसे पहले चक्कों को अंदर करने का इंस्ट्रक्शन देता है और को पायलट उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो फिर 12 जून को क्या हुआ? गेयर अप। कई बार अभी विश्लेषण में लोग गेयर अप की बात, गेयर अप कुछ नहीं है, गेयर वेयर कुछ नहीं होता है। ये चक्का जो नीचे लटका होता है, ये गेयर इसको कहते हैं, लैंडिंग गेयर, जिसमें चक्का लगाता है। गेयर अप मतलब वो जो नीचे का जो पेट खुला होता है उसमें चक्का वापस ले जाने का निर्देश होता है और उसको कहते हैं गेयर अप। अब गेयर अप जब होगा तो जो पायलट मॉनिटरिंग है, वो ये गेयर का जो लिवर होता है वो हर विमान में औसतन, मैं बाकी विमान तो नहीं जानता हूं, बट इसमें औसतन आगे होता है, जो सामने के कंसोल उसमें सिर्फ आप ऊपर कर देते हैं। प्लेन का पहिया यानी गियर अंदर नहीं हुआ। क्या गियर अप करने की जगह कोई और कमांड दिया गया या को पायलट ने कुछ और कमांड फॉलो कर लिया? कैप्टन सुमित सभरवाल कोई जूनियर पायलट नहीं थे। 8200 घंटे की फ्लाइट का लंबा अनुभव था। को पायलट क्लाइव सुंदर भी 1000 से ज्यादा घंटे उड़ान का अनुभव रखते थे।
क्या पायलट या को पायलट से कुछ गलती हुई? अभी कहना बहुत मुश्किल है, इस सवाल का जवाब अभी नहीं दिया जा सकता, फिर भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, विमान आप ऐसे जा करके विमान नाक के बल नहीं गिरा है, आप ध्यान से देखें, विमान पूंछ और पेट के बल गिरा है। इसका मतलब है कि विमान ऊपर नहीं जा पा रहा था, लिफ्ट नहीं मिल रहा था। लिफ्ट होता है दाहिने से और फ्लैप से और पावर से। अगर पावर है भी, उसमें एक रेसिडुअल पावर होता है जो टेक्निकल लोग जानते हैं। हर विमान जो आप उड़ता है भारत में, मौसम के अलग अलग हिसाब से, हर विमान में इंजन का पूरा पावर इस्तेमाल नहीं होता है। अगर 100 हमारा ताकत है तो हम 60 के ताकत पर भी दोनों इंजन से हम विमान उड़ा लेते हैं। 40 मेरा बचा हुआ होता है, और ये 40 बचा हुआ हम कोई इमरजेंसी में, अगर जहाज नहीं उतर रहा, कोई इंजन फेल कर गया तो हम, और वो सिंगल इंजन इस 60 के पावर पर भी चल सकता है, लेकिन जरूरत पड़ा तो मैं 100 भी ले सकता हूं, उस पर रोक नहीं है। मेरा ऐसा अनुमान है। ये विमान 9 घंटे या 10 घंटे के फ्लाइट पर था। तेल 60 से 80 टन के बीच में होगा, मेरे पास फिगर्स नहीं है। विमान का वजन 220 टन के पास होगा, फुल लोड था। बाहर का तापमान 38 से 40 डिग्री था। रनवे लेंथ बड़ा है, इसलिए टेक ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर कप्तान पूरा पावर इस्तेमाल कर लेता है बड़े विमान में, ताकि हमको चांस नहीं ले। मैं जब रोल आउट करूं तो पूरी ताकत के साथ मैं रोटेट कर जाऊं। तो जो रेसिडुअल पावर जो बाद में कप्तान यूज कर सकता था, वो भी शायद उस विमान में उस बिंदु पर नहीं था। यानी कि टेक ऑफ के पॉइंट पर हमने फ्लैप्स डाल रखे हैं, हमने कैलकुलेशंस कर लिए हैं, हमने स्पीड डाल रखे हैं, हमारा लिफ्ट है, और अगर कोई लिफ्ट में इस बिंदु पर मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा तो मेरा कोई ना कोई कैलकुलेशन फेल कर जाएगा। मे डे का कॉल एक्सट्रीम कंडीशन में दिया गया था, जब कैप्टन सभरवाल का प्लेन पूरा पावर लगाने के बाद भी ऊपर लिफ्ट नहीं हो रहा था। कैप्टन सभरवाल को इसके बाद 30 सेकंड का भी वक्त नहीं मिला और मेधानी नगर में उनका प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का सही कारण समझने के लिए हमने कॉमर्शियल पायलट ग्रुप कैप्टन सीपी द्विवेदी से भी बात की। ग्रुप कैप्टन सीपी द्विवेदी को अहमदाबाद एयरपोर्ट के बारे में भी पूरी जानकारी है। एयरक्राफ्ट ने जब टेक ऑफ किया, नॉर्मल टेक ऑफ किया, जैसे ही एयरबॉर्न हुआ उसके कुछ सेकंड के बाद, विद इन 30 सेकंड्स के बाद एयरक्राफ्ट नीचे जाना शुरू हुआ। तो अगर हम उसके कारण के बारे में जाने तो सबसे पहला कारण लगता है कि बर्ड हिट हो सकता है। दोनों इंजन में बर्ड हिट होगा, बिकॉज अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड एक्टिविटीज हैं, तो पॉसिबल है कि दोनों इंजन बर्ड हिट हुआ और इंजन बंद हो गए। दूसरा कारण हो सकता है कि इंजन में इलेक्ट्रिकल या इंजन माल फंक्शन दोनों साथ में हुए। ये भी बहुत ही रेयर अकरेंस होता है कि दोनों इंजन साथ में बंद हो जाए और उसमें पायलट के कंट्रोल से बाहर चला जाए विमान, और जिस तरह क्रैश हुआ उस तरह हो जाए। तीसरा प्रोबेबल कारण हो सकता है कि किसी कारण से इंजन बंद हो रहे हैं और पायलट के कंट्रोल में जहाज नहीं था, जो कि लग नहीं रहा, बिकॉज जहाज टेक ऑफ किया, दोनों विंग्स लेवल के साथ जहाज जाकर के नीचे ग्राउंड में टकराया। जहाज फ्यूल के साथ था, इसलिए आपने देखा कि एकदम फायरबॉल बन गया और काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। एक और होता है कि फ्यूल पहुंच नहीं रहा है। फ्यूल नहीं पहुंचना इंजन का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें एक होता है फ्यूल कंटैमिनेशन, या किसी रीजन से फ्यूल पाइपलाइन ब्लॉकेज हुआ या कोई पंप काम नहीं कर रहा, उसके कारण फ्यूल स्टार्वेशन हो गया। फ्यूल क्योंकि पूरा जहाज में था तो ऐसा नहीं फ्यूल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, फ्यूल थी बट फ्यूल इंजन्स में नहीं पहुंच पा रहा था। क्या एयर इंडिया के विमान से कोई पक्षी टकराया था? क्या दोनों इंजन में एक साथ पक्षी टकरा गए थे? क्या 241 यात्रियों की जान लेने वाला हादसा पक्षियों की वजह से हुआ? अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास पक्षियों की कुछ एक्टिविटी रहती है, लेकिन यह एक्टिविटी सुबह सूरज उगने के बाद और शाम में सूरज ढलने के समय ज्यादा रहती है। दोपहर के वक्त बर्ड एक्टिविटी मिनिमम रहती है। क्या एयर इंडिया के प्लेन से पक्षी टकराए? दोपहर में पक्षी नहीं उड़ेंगे, यह दावा कोई नहीं कर सकता। फिर भी पक्षी टकराने में हादसा होने की संभावना बहुत कम है। ड्रीम लाइनर का इंजन बड़ा है, इसमें छोटे पक्षियों के टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चील या ईगल जितना बड़ा पक्षी टकरा जाए तो वो इंजन के पंखों में फंस जाते हैं, उनसे खड़खड़ की आवाज आती है, कई बार कुछ डैने टेढ़े भी हो जाते हैं। लेकिन पक्षियों के टकराने से दोनों इंजन एक साथ फेल नहीं होते,
बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन 2009 से फ्लाई कर रहे हैं। दुनिया की 80 एयरलाइंस इस तरह के 1200 प्लेन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन पिछले 16 साल में ड्रीमलाइनर में पक्षियों के टकराने से इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जिस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही थी, उस वक्त रनवे का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास था। विमान में करीब 1,27,000 लीटर ईंधन भरा हुआ था, जिसका वजन 60 से 80 टन था। विमान का अपना वजन 220 टन के करीब था। ड्रीमलाइनर 7878 वर्जन की कैपेसिटी केबिन क्रू मेंबर्स के साथ 248 लोगों की है। इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, यानी यह प्लेन लगभग फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर रहा था। गलती कहां हुई? अमेरिका के जॉन कॉक्स एविएशन के बड़े एक्सपर्ट हैं। हादसे का वीडियो देखने के बाद उनका कहना है कि एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाने के लिए थ्रस्ट नहीं मिला। इसकी वजह ड्रीमलाइनर के डैनों में हो सकता है। जिस तरह परिंदे उड़ने के लिए अपने डैने ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसी से उड़ान भरने के लिए पावर गेन करते हैं, उसी तरह प्लेन के डैने भी एक मूवमेंट करते हैं। स्लैट्स डैने के आगे लगे होते हैं और फ्लैप्स डैने के पीछे होते हैं। टेक ऑफ के समय इनकी पोजीशन अलग होती है। आसमान में जाने के बाद उनकी पोजीशन बदली जाती है और लैंडिंग के समय उनको फिर से चेंज किया जाता है। सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो देखने से स्लैट्स और फ्लैप्स की सही स्थिति का पता नहीं चल पाता। इसकी जानकारी ब्लैक बॉक्स से मिल सकती है। लेकिन क्या यह इतना बड़ा कारण है कि ड्रीमलाइनर जैसा सुरक्षित प्लेन 30 सेकंड के अंदर जमीन पर गिर जाए? कई लोगों ने यह विषय रखा, मैं सुन रहा था कि फ्लैप्स नहीं लगाया गया। यह भी असंभव है। आप रनवे पर आएंगे, अगर आप फ्लैप्स नहीं करके आप जैसे पावर खोलेंगे, पूरा जहाज का इंस्ट्रूमेंट चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा कि भाई कर क्या रहे हो, कैसे तुम टेक ऑफ करोगे, माने इंस्ट्रूमेंट्स को। इसलिए बिना फ्लैप्स का रोटेशन तो संभव है ही नहीं। और जब भी हम एक कॉकपिट तैयार करते हैं तो हर पॉइंट को हम लोग आपस में चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये करते हैं और एक दूसरे से विमर्श करके और बार बार वेरीफाई करते हैं। फ्लैप्स 1, स्पीड V1, V2, V3, टेम्परेचर कितना है, ट्रिम कितना, हर बार ये 3-4 बार विमान में टेक ऑफ के पहले, टेक ऑफ के पॉइंट तक हम लोग वेरीफाई करते हैं। इसलिए ये कहना कि फ्लैप्स नहीं लिया गया होगा, ये तो असंभव है, क्योंकि जहाज उड़ ही नहीं सकता है। आपको इतना शोर शराबा मच जाएगा अंदर के अंदर जहाज के भीतर इंस्ट्रूमेंट्स का कि आप पागल हो जाएंगे। तो हादसे का कारण क्या है? क्या कुछ और वजह से हादसा हुआ? इंतजार कीजिए, सामने आने दीजिए, सब पता चलेगा। इसीलिए सरकार ने इतनी बड़ी जांच कमेटी बनाई है।